कहानी की शुरुआत में अमानेत ने पूरे 5000 साल से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर पर जरा भी सड़न का निशान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे और उसकी पीली कीड़ों जैसी चमकती आंखें उसे और भी डरावना लेकिन बेहद आकर्षक बना देती थीं। उसकी भयानक और विनाशकारी शक्तियों को काबू में रखने के लिए लोगों ने उसे भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया। इतना ही नहीं, उसके शरीर में लगातार जहरीला तरल भरा जाता रहा। माना जाता था कि सिर्फ इसी तरह उसकी खतरनाक शक्तियों को दबाकर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर वह कभी भी इस कैद से आजाद हो गई तो पूरी दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। करीब 5000 साल पहले अमानेत प्राचीन मिस्र की सबसे उच्च कुल की राजकुमारी थी। चूंकि उस समय कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए मिस्र के सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी वही थी। फराओ ने उसे बचपन से ही बेहद निर्दयी और निष्ठुर शासक बनने के लिए तैयार किया था। अमानेत को पूरा विश्वास था कि पिता की मृत्यु के बाद वही मिस्र की सबसे शक्तिशाली रानी बनेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक प्राचीन मिस्र में दूसरा उत्तराधिकारी पैदा होने की स्थिति बन गई। फराओ, जो अब भी पूरी तरह सक्षम था, ने गुप्त रूप से एक सुंदर दासी को अपनी रानी जैसा सम्मान दिया। अमानेत के राज्याभिषेक से ठीक पहले उस दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अमानेत इस नवजात शिशु के आने की खबर पहले से जानती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बेटे के जन्म लेते ही उसका पिता अपना वचन बदल देगा और सिंहासन उसी बच्चे को सौंपने का निर्णय ले लेगा। ये बात अमानेत को भीतर तक झकोर गई। उसे समझ आ गया कि सत्ता किसी की दया से नहीं मिलती, बल्कि उसे अपनी ताकत से हासिल करना पड़ता है। इसी नफरत और बदले की आग में जलती हुई अमानेत ने अपने खून से मृत्यु के देवता सेठ का आह्वान किया और अपनी हर चीज की कजीमत पर उसके साथ एक शैतानी समझौता कर लिया। मृत्यु के देवता ने उसे लाल मणि से जड़ी एक रहस्यमयी कटार भेंट की। जैसे ही अमानेत ने उस कटार को अपने हाथों में लिया, उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। अगले ही पल मृत्यु के देवता की शक्ति का प्रतीक, रहस्यमयी चिन्ह उसके पूरे शरीर पर तेजी से उभरने लगे। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें भी बदलकर एक डरावनी और अलौकिक दोहरी पुतलियों वाली आंखों में परिवर्तित हो गई। अब अमानेत को असीम काली शक्तियां और अमृता का वरदान मिल चुका था। शक्ति मिलते ही उसने सबसे पहले अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी, लेकिन उसका क्रोध यही नहीं रुका। उसने अपने मासूम छोटे भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अपनी इस भयावह योजना को सफल बनाने के बाद शैतान के साथ किए गए समझौते के अनुसार अब अमानेत को एक वयस्क व्यक्ति का चयन करना था। शैतान के साथ किए गए समझौते के अनुसार अमानेत को एक वयस्क पुरुष का चयन करना था। फिर उसे सेठ की दिव्य कटार से उस व्यक्ति के शरीर को भेदना था, ताकि वही इंसान मृत्यु के देवता का मानव रूप बन सके। उसके बाद दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करते और अपनी असीम शक्ति से संसार को अपने अधीन कर लेते। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदल ली। अभी यह भयानक अनुष्ठान आधा ही पूरा हुआ था कि अचानक फराओ के वफादार सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत पारे के जहर से भरे विषैले तीर चलाए, जिन्होंने अमानेत की काली शक्तियों को दबा दिया। उसकी सारी जादुई ताकत पल भर में निष्क्रिय हो गई। इसके बाद सैनिकों ने उसे काबू में कर लिया और उसी समय इस शैतानी अनुष्ठान को हमेशा के लिए रोक दिया। अमानेत के अपराध इतने भयानक थे कि उसे साधारण मृत्यु देना भी असंभव था, क्योंकि वह मृत्यु के देवता की शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता था। आखिरकार सैनिकों ने उसे ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया और मृत्यु के अभिशप्त ताबूत में हमेशा के लिए कैद कर दिया, ताकि उसे कभी भी मुक्ति न मिल सके। इसके बाद उस पत्थर के ताबूत को मिस्र से बहुत दूर एक अनजान देश में ले जाकर धरती की गहराइयों में दफना दिया गया, जहां उसे हमेशा के लिए अंधकार और अकेलेपन की सजा भुगतनी थी। वहीं दूसरी ओर सेठ की कटार में जरा लाल माणिक सन 1137 में इंग्लैंड पहुंचा, जहां धर्म युद्ध के दौरान उसे क्रूसेड सेना का सरदार अपने साथ एक भूमिगत मकबरे में छिपाकर चला गया। सैकड़ों साल बाद जब एक निर्माण कंपनी सुरंग की खुदाई कर रही थी, तब संयोग से उसी प्राचीन क्रूसेड मकबरे का पता चला। उसके भीतर अनगिनत कंकाल और लाशें दफन थी। कुछ ही समय में डॉ जैक अपनी गुप्त संस्था की टीम के साथ वहां पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को उच्च सुरक्षा में ले लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि जब क्रूसेड सेना ने मिस्र पर चढ़ाई की थी, तब उनका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था, लेकिन उन्हें विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि असली रहस्य यह नहीं था। सबसे बड़ा सच यह था कि वे लोग मिस्र से अपने साथ एक ऐसा प्राचीन और भयावह रहस्य ले आए थे जिसे दुनिया से हमेशा छिपा कर रखा गया। उधर इराक के एक छोटे से गांव में, जहां अमेरिकी सेना आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, वहीं कहानी का नायक निक एक आर्मी स्काउट के रूप में लंबी दूरी की टोही का मिशन पूरा कर रहा था। लेकिन निक केवल एक सैनिक नहीं था। वह हर मिशन का फायदा उठाकर युद्धग्रस्त इलाकों से प्राचीन पुरावशेष चुरा लेता और उन्हें काले बाजार में बेचकर मोटी कमाई करता था। इस बार भी उसने पुरातत्व विशेषज्ञ जेनी के पास से इराक की एक रहस्यमयी प्राचीन कब्र का नक्शा चुरा लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह यह प्राचीन कब्र मौजूद थी, वह दरअसल विद्रोहियों के सक्रिय इलाके में पहुंचते ही निक और उसका साथी वेल न केवल उस प्राचीन मकबरे की सही जगह का पता लगाने में नाकाम
रहे बल्कि उनकी विद्रोहियों के साथ भीषण मुठभेड़ भी शुरू हो गई। आखिरकार दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर दोनों ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हालात की जानकारी दी, जिसके बाद सेना की ओर से तुरंत हवाई सहायता भेजी गई। इसी वजह से दोनों किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन निक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दागी गई मिसाइल अनजाने में हजारों साल से दफन एक प्राचीन भूमिगत मकबरे को खोल देगी। उनके सामने प्राचीन मिस्र की एक विशाल पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। यह देखकर दोनों पूरी तरह हैरान रह गए और तुरंत कमांड सेंटर को सूचना दी। कुछ ही देर में कर्नल ने पूरे इलाके को सील करने का आदेश दे दिया। इसके बाद पुरातत्व विशेषज्ञ जेनी भी वहां पहुंच गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कीमती पुरावशेष दुश्मनों के हाथ न लगे। जेनी ने कर्नल को पूरी स्थिति समझाई और मकबरे के भीतर जाकर जांच करने की अनुमति मांगी। कर्नल ने उसे 3 घंटे का समय दे दिया। सुरक्षा के लिए कर्नल ने निक और उसके साथी वेल को जेनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और तीनों एक साथ भूमिगत मकबरे के अंदर उतर गए। कुछ ही देर में वे रस्सियों के सहारे अंधेरे और रहस्यमयी तहखाने में पहुंच गए, लेकिन नीचे का विशाल परिसर उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ा था। दीवारों पर बने प्राचीन मिस्री चिन्ह साफ बता रहे थे कि यह किसी फराव का मकबरा हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां किसी भी तरह का खजाना मौजूद नहीं था। तभी तीनों को कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरे मकबरे में जगह जगह से पारा टपक रहा था और वह बहते हुए आखिरकार मकबरे के बिल्कुल बीचों बीच इकट्ठा हो रहा था। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पारा दुष्ट आत्माओं को दबाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता था। यह देखकर तीनों ने अपनी सर्च लाइटें जला ली और मकबरे के भीतर और गहराई तक बढ़ने लगे। जैसे ही वे सबसे अंदर पहुंचे, उन्होंने पारे से भरा एक विशाल गड्ढा देखा, जिसके चारों ओर 6 प्राचीन रक्षक मूर्तियां खड़ी थीं, मानो वे किसी भयानक चीज को कैद करके उसकी निगरानी कर रही हों। जेनी ने पूरे स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया और तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण शाही मकबरा नहीं है। उसने देखा कि सभी रक्षक मूर्तियों का मुख बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर था। इसका मतलब साफ था कि उनका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं बल्कि किसी बेहद खतरनाक अस्तित्व को हमेशा के लिए दबाकर रखना था। उसी समय जेनी ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्थान वास्तव में प्राचीन मिस्र का एक ऐसा कारागार था जिसे सबसे बड़े अपराधी को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए बनाया गया था। तभी ऊपर मौजूद कर्नल का संदेश आया कि एक भीषण रेत का तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और तीनों को तुरंत वहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन प्राचीन मिस्र की सभ्यता के अध्ययन में पूरी तरह डूबी हुई जेनी हर हाल में यह जानना चाहती थी कि आखिर इस जगह किस चीज को सील करके रखा गया है। इसी बात को लेकर उसकी वेल के साथ बहस शुरू हो गई। दूसरी ओर निक का ध्यान केवल खजाने पर था। उसने गौर किया कि गड्ढे के तल से 3 भारी लोहे की जंजीरें जुड़ी हुई थीं और ऊपर छत से एक विशाल पत्थर उन्हीं जंजीरों के सहारे लटका हुआ था। कुछ देर तक उस प्राचीन यंत्र को समझने के बाद निक ने अपनी बंदूक निकाली और एक जंजीर पर गोली चला दी। जैसे ही जंजीर टूटी, पूरा तंत्र सक्रिय हो गया। विशाल गियर घूमने लगे और पारे से भरे गड्ढे के बीचों बीच से एक प्राचीन पत्थर का ताबूत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यही वह ताबूत था जिसमें 5000 साल पहले मम्मी बनाकर राजकुमारी अमानत को हमेशा के लिए कैद किया गया था। लेकिन निक ने अनजाने में उसी को आजाद कर दिया। जैसे ही ताबूत पूरी तरह ऊपर आया, उसका अगला हिस्सा सीधे निक की ओर था। ताबूत पर बनी डरावनी आकृतियों को देखते ही तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक एक बेहद अजीब घटना घटी। आसपास की चट्टानों की दरारों से अनगिनत मकड़ियां निकलने लगी और धीरे धीरे रेंगते हुए सीधे बदकिस्मत वेल के शरीर पर चढ़ गईं। वेल घबरा गया और डर के मारे अपनी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, लेकिन उन गोलियों का मकड़ियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। निक ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये जहरीली नहीं है, लेकिन तभी एक मकड़ी ने वेल को काट लिया। मजबूर होकर तीनों ने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया। तभी निक की नजर अचानक ताबूत पर बनी आंखों पर पड़ी और अगले ही पल वह एक रहस्यमयी भ्रम में खो गया। उसने खुद को एक अनंत रेगिस्तान के बीच खड़ा पाया, जहां दूर से एक बेहद खूबसूरत स्त्री उसकी ओर धीरे धीरे चली आ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र की मोहक राजकुमारी अमानत थी। वह निक के बिल्कुल पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम मृत्यु के देवता द्वारा चुने गए व्यक्ति हो। यह सुनते ही निक मानो सम्मोहित हो गया। तभी अमानत उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय जेनी ने निक की अजीब हालत देख ली। उसने तुरंत उसे आवाज दी और निक अचानक उस भ्रम से बाहर आ गया। होश में आने के बाद भी वह समझ नहीं पाया कि अभी उसके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन उस समय तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू हो चुका है। इसके बावजूद जेनी ने पुरातात्विक शोध का हवाला देते हुए सेना से मम्मी को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति मांग ली। जैसे ही उस पत्थर के ताबूत को हेलीकॉप्टर द्वारा उसकी कैद वाली जगह से बाहर निकाला गया, बाहर मौजूद कौवे अचानक बुरी तरह बेचैन हो उठे। वे लगातार भयावह आवाजें निकालने लगे, मानो किसी बड़े अनर्थ की चेतावनी
चेतावनी दे रहे हों। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह थी कि जब सुरक्षा दल ताबूत को गुप्त रूप से ले जा रहा था, तब वे सभी कौवे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर पूरे रास्ते उस काफिले के पीछे पीछे उड़ते रहे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे साफ आसमान वाला रेगिस्तान भी अचानक एक भीषण रेत के तूफान की चपेट में आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक घटना घटने वाली हो। हालांकि उस समय किसी ने भी इन अजीब संकेतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले रेत के तूफान से बचने के लिए, रेत के तूफान की चपेट में आने से पहले उन्हें हर हाल में उस पत्थर के ताबूत को जल्द से जल्द मालवाहक विमान में लादकर सैन्य अड्डे तक पहुंचाना था, ताकि वहां उसका आगे अध्ययन किया जा सके। लेकिन जैसे ही ताबूत को मकबरे से बाहर निकाला गया, उसके बाद से एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। ताबूत के सबसे करीब रहने वाला वेल, जिसे मकबरे के अंदर मकड़ी ने काट लिया था, अचानक अपने शरीर में बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां पलटने लगी और कुछ ही देर में वह बिल्कुल शांत होकर खड़ा रह गया। निक ने अपने साथी की इस हालत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसी समय जेनी ताबूत पर लिखे प्राचीन शिलालेख पढ़ रही थी और उसे उस मकबरे में कैद व्यक्ति का इतिहास बता रही थी। तभी निक को पता चला कि उस ताबूत में बंद शख्स का नाम अमाने था। जैसे ही निक यह सब सुनने में खोया हुआ था, उसकी नजर फिर से ताबूत पर बनी आंखों पर पड़ी और वह एक बार फिर उसी रहस्यमयी भ्रम में खो गया। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा कि उसका साथी वेल अजीब हरकतें कर रहा था। वह ताबूत के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था, जिससे वह ताबूत को पकड़े हुए रस्सों को काटने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर पास खड़े कर्नल को उसका व्यवहार बेहद संदिग्ध लगा। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा कि आखिर वह किसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन वेल ने बिना कुछ कहे सीधे कर्नल पर चाकू से हमला कर दिया। निक अभी उसे समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वेल ने दूसरा वार किया और कर्नल को वहीं मौत के घाट उतार दिया। यह भयानक दृश्य देखते ही विमान में मौजूद सभी लोग घबरा गए। सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन दबाव युक्त केबिन के अंदर गोली चलाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अपने साथी को बचाने की कोशिश में निक ने एक सैनिक की पिस्तौल छीन ली और आखिरी बार वेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वेल किसी बुरी आत्मा के वश में आ चुका हो। उसने फिर से निक पर चाकू से हमला कर दिया। तभी सभी को एहसास हुआ कि वेल पूरी तरह बदल चुका है। आसपास मौजूद लोग चाहे जितना भी उसे पुकार रहे थे, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, वह चाकू लेकर सीधे जेनी की ओर झपट पड़ा। मजबूर होकर निक ने उस पर गोली चला दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली लगने के बाद भी वेल पर कोई असर नहीं हुआ और वह फिर से चाकू लेकर निक पर टूट पड़ा। डर के मारे निक ने उस पर दोबारा गोली चला दी। इस बार तो लगा कि वह मर चुका है, लेकिन निक अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक और भयानक घटना घट गई। अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा। निक तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर देखा तो विमान का इंजन बुरी तरह खराब हो चुका था। यह देखकर सभी लोग तुरंत कॉकपिट की ओर भागे और पायलट से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पायलट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना जरूर साफ था कि विमान किसी तरह रास्ता भटककर इंग्लैंड के आसमान में पहुंच चुका था। तभी अचानक कॉकपिट के सामने लगी शीशे की खिड़की पर कौवों ने आत्मघाती हमला शुरू कर दिया और शीशे में गहरी दरारें पड़ गईं। जैसे ही सभी ने सिर उठाकर सामने देखा, विमान के आगे एक विशाल काला बादल दिखाई दिया, लेकिन वह कोई बादल नहीं था, बल्कि लाखों कौवों का झुंड था जो एक साथ उड़ते हुए सीधे विमान से टकरा रहा था। देखते ही देखते दोनों पायलट उन कौवों की टक्कर से मौके पर ही मारे गए। लगातार हो रहे इस हमले के कारण अमेरिकी सेना का C-130 हेरक्युलिस मालवाहक विमान पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। दरअसल इन कौवों के हमले की वजह वही 5000 साल पुराना ताबूत था जिसे विमान में ले जाया जा रहा था। कौवों की लगातार टक्करों से विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आखिरकार हवा में ही टूटने लगा। अब विमान का जमीन पर गिरना तय था। तभी तेज हवा के दबाव से विमान में मौजूद सभी लोग बाहर की ओर खींचने लगे। ऐसे नाजुक समय में निक ने जेनी की जान बचाने के लिए अपने पास मौजूद इकलौता पैराशूट उसके शरीर पर बांध दिया और तुरंत सुरक्षा लीवर खींचकर उसे विमान से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुद निक नियंत्रण खो चुके विमान के साथ नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। जेनी किसी तरह जिंदा बच गई और कुछ समय बाद अस्पताल पहुंची। वहां अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे शवों की पहचान करने के लिए मुर्दा घर ले जाया, लेकिन शांत पड़े उस मुर्दा घर में अचानक एक शव उठकर बैठ गया। उसने शव रखने वाली थैली को फाड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। वह कोई और नहीं बल्कि निक था। वह चमत्कारिक रूप से जिंदा हो चुका था। निक खुद भी पूरी तरह हैरान था। आखिर हजारों मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरने के बाद भी वह कैसे बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही वेल खड़ा था जिसे उसने अपने हाथों से गोली मार दी थी। निक ने घबराकर उससे पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, क्या वह मर चुका है। लेकिन वेल ने जवाब दिया, तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर है। वेल ने बताया कि मकबरे में मकड़ी के काटने के बाद वह एक श्राप का शिकार होकर भटकती आत्मा बन चुका है। इसके बाद उसने निक को चेतावनी दी कि अब वह मृत्यु के देवता द्वारा चुना जा चुका है। निक अभी भी इस बात पर
यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी शव की पहचान करने आई जेनी और उसके साथ मौजूद लोग अचानक कमरे के अंदर आ गए। उन्हें देखते ही वेल गायब हो गया। दूसरी तरफ मृत व्यक्ति को जिंदा खड़ा देखकर जेनी और बाकी लोग डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। दरअसल प्राचीन मकबरे के अंदर ही मम्मी ने निक पर अमृता का निशान लगा दिया था। अब जब तक स्वयं मृत्यु का देवता उसे अपने हाथों से न मारे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि जब तक मृत्यु का देवता स्वयं निक को न मारे तब तक निक खुद भी अपनी जान नहीं ले सकता था। उधर जब बचाव दल को पता चला कि निक जिंदा है तो उन्होंने तुरंत दुर्घटना स्थल पर एक टीम भेजी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और कोई जीवित तो नहीं बचा है। जब 2 बचाव कर्मी विमान दुर्घटना वाली जगह पहुंचे तो वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी नजर उस रहस्यमयी पत्थर के ताबूत पर पड़ी जो दुर्घटना में बीच से टूट चुका था। उसी समय आसपास मंडरा रहे कौवों की डरावनी चीखों के बीच ताबूत के भीतर से अजीब सी आहट आने लगी। जिज्ञासा के कारण एक बचाव कर्मी ने ताबूत का ढक्कन हटाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका उसके होश उड़ गए। उसके सामने पट्टियों में लिपटी एक मम्मी पड़ी थी। वह अपने साथी को बुलाने ही वाला था कि अगले ही पल मम्मी उस पर झपट पड़ी। 5000 साल बाद वह इंसान उसकी पहली खुराक बन गया। साथी की दर्दनाक चीख सुनकर दूसरा बचाव कर्मी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका साथी पल भर में सूखकर कंकाल जैसा बन चुका था। ये देखकर वह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह उठ पाता एक काली परछाई ने उसे जकड़ लिया और मम्मी ने उसका भी सारा रक्त और जीवन शक्ति चूस ली। लगातार 2 इंसानों की जीवन शक्ति सोखने के बाद सूखी हुई मम्मी के शरीर में फिर से जान आने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे पहले से अधिक सक्रिय होने लगा। वहीं जिन दोनों बचाव कर्मियों की जीवन शक्ति छीनी गई थी वे भी उसके बुलावे पर दोबारा उठ खड़े हुए। अब वे भी मम्मी बन चुके थे और उसकी सेना का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद तीनों मम्मी अजीब चाल से चलते हुए दुर्घटना स्थल से निकल गए। दूसरी तरफ जेनी अब तक यह समझ नहीं पा रही थी कि निक हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित कैसे बच गया। खुद निक भी अपनी इस रहस्यमयी हालत को लेकर उलझन में था। उसे तो जिंदा बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, फिर भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद जेनी ने निक की जान बचाने के बदले उसका धन्यवाद किया और पहली बार अपनी असली पहचान उसे बता दी। उसने कहा कि दुनिया उसे एक साधारण पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में जानती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह गुप्त रूप से इस दुनिया में मौजूद अलौकिक शक्तियों को छिपाने वाले एक संगठन के लिए काम करती है। उनकी टीम कई वर्षों से एक रहस्यमयी हथियार की तलाश कर रही थी जिसका नाम था सैट की कटार। अपनी खोज के दौरान उन्हें पता चला था कि प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक ऐसी राजकुमारी थी जिसका नाम इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया था। किंवदंती के अनुसार उसके पास सैट की कटार थी जिसके हत्थे में जरा लाल माणिक ही मृत्यु के देवता की आंख माना जाता था और जैसे ही वह लाल माणिक दोबारा कटार से जुड़ जाएगा तब किसी एक वयस्क पुरुष को आत्मा का पात्र बनाकर अगर ऐसा हो गया तो मृत्यु का देवता स्वयं इस दुनिया में अवतरित हो जाएगा। लेकिन कई सदियों पहले धर्म युद्ध के दौरान क्रूसेड सैनिक सैट की कटार चुरा ले गए थे। उन्होंने उसकी अपार शक्ति से भरी मृत्यु के देवता की आंख यानी लाल माणिक को कटार से अलग कर दिया और दोनों को 2 अलग अलग गुप्त स्थानों पर छिपा दिया। हाल ही में लंदन में मेट्रो सुरंग की खुदाई के दौरान एक विशाल क्रूसेड मकबरा मिला और उन्हें विश्वास था कि वही लाल माणिक उसी मकबरे में कहीं छिपा हुआ है। इसी खोज ने उन्हें आखिरकार राजकुमारी अमानत के मकबरे तक पहुंचा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि जिस ताबूत को उन्होंने बाहर निकाला है उसी में प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमानत की मम्मी कैद थी। अब उन्हें समझ आ गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। जेनी ने बताया कि उसे प्राचीन अभिलेखों में एक शिलालेख मिला था जिसमें लिखा था कि सिंहासन हासिल करने की लालसा में अमानत ने मृत्यु के देवता सैट के साथ एक शैतानी समझौता किया था और उसी शक्ति के सहारे अपने पिता और छोटे भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह मृत्यु के देवता को इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही फराओ के सैनिक पहुंच गए और उसे पकड़कर जिंदा मम्मी बना दिया गया। फिर उसे उसी ताबूत में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। निक यह सब सुनकर पूरी तरह उलझ गया। तभी उसे फिर से वेल दिखाई दिया जो लगातार उसे अपनी ओर बुला रहा था, मानो उसे कोई जरूरी बात बतानी हो। पहले तो निक ने इसे भ्रम समझा, लेकिन वह उसके पीछे पीछे चलता हुआ महिलाओं के शौचालय तक पहुंच गया। तभी वेल अचानक आईने के अंदर दिखाई दिया। अब निक को यकीन हो गया कि वह कोई भ्रम नहीं बल्कि सचमुच उसके सामने मौजूद है। वेल ने निक से कहा कि विमान दुर्घटना से उसके जिंदा बचने की वजह यही श्राप है। अब वे दोनों इस अभिशाप का हिस्सा बन चुके हैं और इस श्राप से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, अमानत की इच्छा पूरी होने देना। निक हैरान रह गया और उसने पूछा कि आखिर यह श्राप उसी पर क्यों आया। तब वेल ने बताया कि जब मकबरे में ताबूत ऊपर उठा था उस समय उसका सामने वाला हिस्सा सीधे निक की ओर था। इसका मतलब यह हुआ कि 5000 साल बाद ताबूत खुलते ही अमानत ने सबसे पहले जिस पुरुष को देखा वह निक था। इसी कारण मृत्यु के देवता सैट ने निक को अपना चुना हुआ पात्र बना लिया। अब वह इस नियति से बच नहीं सका। जिस दिन अमानत सैट की पूरी शक्ति हासिल करके निक की बलि दे देगी उसी दिन मृत्यु का देवता सैट निक के शरीर में प्रवेश कर इस दुनिया में पुनर्जन्म ले लेगा और पूरी मानवता पर विनाश बनकर टूट पड़ेगा। यह सब सुनकर निक के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह किसी भी हालत में इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। तभी अचानक उसके चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। सड़क पर चलते हुए उसे एक मम्मी दिखाई दी और अगले ही पल चारों तरफ से अनगिनत चूहे निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। यह देखकर निक इतना घबरा गया कि लगभग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता। तभी जेनी ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब केवल भ्रम था, लेकिन लगातार हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं ने निक को भीतर तक डरा दिया। उसने जेनी को अपने सभी भ्रमों और अपने ऊपर लगे श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन जेनी अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि राजकुमारी अमानेत सचमुच जीवित हो चुकी है। अपनी बात साबित करने के लिए निक जेनी को विमान दुर्घटना वाली जगह के पास सुराग ढूंढने ले गया। रास्ते में एक पुराने मठ के पास पहुंचते ही निक को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। वह तुरंत सुरक्षा घेरा पार करके मठ के भीतर जाने लगा, लेकिन उस वीरान और डरावने माहौल को देखकर जेनी ने कहा कि बेहतर होगा वे विमान के मलबे में सुराग तलाशें। इसलिए दोनों ने अलग अलग होकर खोज शुरू करने का फैसला किया। जेनी विमान के मलबे की ओर चली गई, जबकि निक अकेला उस सुनसान मठ के भीतर। निक को क्या पता था कि अंधेरे में छिपी अमानत की नजर पहले से ही उस पर थी। अगले ही पल निक एक बार फिर उसी रहस्यमयी रेगिस्तान वाले भ्रम में पहुंच गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को मठ के भीतर पाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक काली परछाई ने पीछे से उसे दबोच लिया और वह पल भर में जेनी से बिछड़ गया। इसके बाद निक को घसीटकर मम्मी के गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया, जहां उसे जबरदस्ती एक प्राचीन वेदी पर कसकर बांध दिया गया। तभी अमानत ऊंची छलांग लगाकर सीधे उसके ऊपर आ गिरी। अनेक पुरुषों की जीवन शक्ति सोख लेने के बाद अमानत का शरीर अब पहले की तरह सुंदर और जीवंत हो चुका था। उसने बड़े ध्यान से निक को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने चुने हुए पात्र से पूरी तरह संतुष्ट है। इसके बाद वह दिलचस्पी के साथ निक के पूरे शरीर की जांच करने लगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मृत्यु के देवता के अवतार का पात्र बनने के योग्य है। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक है, तब उसने एक बार फिर मृत्यु के देवता को इस दुनिया में बुलाने की तैयारी शुरू कर दी।